देखिए 40 साल पहले मेरे भी दूध पीने से और बहुत खाने का शौक होने के कारण मेरे भी दोनों किडनी डैमेज, मतलब नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया था, मुझे प्रॉब्लम हो गई थी काफी. Then I did not cure my disease. I cured my ignorance. I cured the cause. And disease disappeared its own accord because body want to revive and regenerate again. We don't help normally body. मैंने बॉडी को कोई आज तक मेडिकेशन नहीं दिया. मतलब बचपन में जो खा लिया तो खा लिया, मेरी जब तक समझ नहीं थी. बाद में मैंने कोई मेडिकेशन नहीं दी. I just removed my cause of problem and I started living naturally. And my disease got cured. When I got cured, मुझे भी पता नहीं चला. I was just living healthfully. क्योंकि मैंने ऐसा देखा कि जब हम बीमार पड़ने के लिए मेहनत नहीं करते तो स्वस्थ होने के लिए क्यों मेहनत करना? क्या आप बीमार पड़ने के लिए बड़ी तगड़ी मेहनत करते हैं? आप ऐसा जीते चले जाते हैं कि आप एक दिन बीमार पड़ जाते हैं. तो मैं यूं कहता हूं कि अब ऐसे जीते चले जाओ कि एक दिन हेल्दी हो गए. तो आई लिव्ड ए हेल्दी लाइफस्टाइल एंड देन आई बिकेम हेल्दी अगेन. और आज मैं 40 साल हो गए, मैं ये छाती ठोक कर लोगों से कहता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती. मेरी मर्जी होगी तो बीमार पड़ूंगा मैं. इट इज माई चॉइस. वाई आई से लाइक दिस? बिकॉज व्हेन आई रियलाइज दैट नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस यूनिवर्स टू मेक मी सिक. इस संसार में मुझे बीमार करने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, ना भगवान को, ना नेचर को, ना मेरी बॉडी को. तो फिर हु इज आफ्टर मी? मुझे बीमार करेगा कौन? सिर्फ मेरी इग्नोरेंस, या मैं कोई कॉज दूंगा तो वो मुझे बीमार करेगा. तो इसीलिए आज भी इवन इन माई 63 ईयर्स ऑफ एज, माई वाइफ एंड माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन, हम बहुत ही हेल्दी लाइफ जीते हैं. हमारे लिए बीमारी शब्द नहीं है. अभी हमारे परंथेप जी मुझे मिले तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप तो जब 20 साल पहले देखा था वैसे ही दिख रहे हैं. तो मैंने कहा, भैया हमने 3 काम बंद कर दिए: बीमार पड़ना, दुखी होना और बूढ़ा होना. मैंने कहा शरीर को पढ़ने दो, शरीर को होने दो बूढ़ा, मैं नहीं हो रहा हूं, शरीर हो रहा है. तो इस तरह से तो सवाल क्या होता है, व्हाई सिकनेस, व्हाई सफरिंग? हम लोगों ने बीमारी को एक्सेप्ट कर लिया है कि आज नहीं तो कल बीमार डेफिनेटली पड़ना ही है. और हम मेडिकल इंश्योरेंस भी कराते हैं कि करा लो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आज नहीं तो कल तो होना ही है आपको. व्हाई वी आर वेटिंग फॉर डिजीज? काउ मिल्क, काउ मिल्क की जगह आप नट मिल्क बनाइए. नट मिल्क. कई बार मुझे पेशेंट पूछते हैं कि रोज मैं अपने बच्चे को 1 ग्लास दूध दे के भेजते हैं स्कूल, आप दूध बंद करने की बात कर रहे हैं. दूध तो इतना न्यूट्रिशियस होता है, इतना सारा उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं. दूध न्यूट्रिशियस होता है लेकिन आपके लिए नहीं, गाय के बच्चे के लिए. इंसान एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है. शेर, ताकि फ्रेंड्स, शेर गाय को पकड़ता है, गाय को खा जाता है. कभी देखा आपने? कभी देखा आपने गाय को पकड़ा, गाय का दूध पी गया? तो दूध एक ऐसी चीज नहीं है जो जीवन भर आपको पीना है. बच्चे का जो पहले कुछ महीने है वो भी मां का दूध, राइट, मदर्स मिल्क. मैं जब छोटे बच्चे मुझे मिलते हैं डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, आप ये याद रखिए, कोई ऐसे मिले, एक चीज बोलिए कि दूध बंद कर दो. जिस दिन बंद कर देंगे उस दिन से ही 30% इंसुलिन कम देना उनकी मजबूरी हो जाएगी, मिनिमम 30%, राइट. सो डेयरी प्रोडक्ट्स दे आर नॉट पॉइजन, बट वो बॉडी में प्लाक्स बनाते हैं. इसके नट मिल्क कैसे बनाते हैं? 8 से 10 बादाम ले लिया, 6 घंटे भिगो दिए, फिर पानी में डाला 200 ml, 1 ग्लास पानी में, मिक्सी में डाल दिया और एक केला भी डाल दिया, आम डाल दिया, तो नट मिल्क शेक बन गया. और इसमें सारे न्यूट्रिएंट जो किसी बच्चे को ग्रो होने के लिए चाहिए, तो ये इसको लीजिए. इसको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स. डेयरी प्रोडक्ट कोई पॉइजन नहीं है, राइट. इट इज नॉट ए पॉइजन, बट राइट, इट इज नॉट ए फूड ऑल्सो. वो खाना भी नहीं है. किस तरह से वो काम करता है वो थोड़ा आप समझिए. लॉजिकली कैसे है वो मैंने आपको कल समझाया था, बट साइंस के रूप में कैसे काम करता है. जब भी आप कोई भी खाना खाते हैं इस दुनिया में, जो भी कुछ आज तक खाया, उसमें 3 बेसिक चीजें, फैट है, प्रोटीन है, तीसरा कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट. 3 ही चीजें होते हैं. दूध में भी ये 3 चीज है, बिसाइड और भी बहुत सारी चीजें, राइट. सो उसमें एक हर एक का प्रोटीन अलग अलग होता है. दूध का जो प्रोटीन है उसे कहते हैं केसीन. वन ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केसीन. अब केसीन दूध का प्रोटीन है, उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे तो उसमें आपको रिंग दिखेगा. सारे प्रोटीन में रिंग दिखेगा. दूध का प्रोटीन में जो रिंग दिखेगा दैट इज 17 रिंग्स. 1 2 3 4 5 6 7 17 रिंग. हर प्रोटीन में नंबर ऑफ रिंग्स अलग होते हैं. दैट्स हाउ एवरी प्रोटीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन.
अब दूध जब पिएंगे तो प्रोटीन भी बॉडी में जा रहा है, और कितने रिंग है उसमें? 17। स्टमक क्या करता है, वो सारे रिंग को अलग करता है और तभी ब्लड में भेजता है। अब ब्लड क्या करता है, वो अलग अलग रिंग्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और बॉडी तभी उसको यूज कर पाएगा जब रिंग सारे अलग होंगे। ये बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, साइंस है, जो कि हमेशा से था, राइट। लेकिन वो 17 रिंग है, वो इतने स्ट्रांगली बॉन्ड है दूध के केस में कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक का एसिड उसको कई बार ब्रेक नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चों के केस में, और बिना ब्रेक हुए वो पूरा का पूरा चेन ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ऐसे में ब्लड स्ट्रीम के लिए वो ब्लड बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है। तो बॉडी इम्यूनिटी को, ब्रेन इम्यूनिटी को बोलता है वो जो 17 वो जो प्रोटीन है केसीन, उसको उठा के बाहर फेंक दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। इम्यूनिटी कैसे पहचानेगी कि भाई कौन से प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करना है? बिकॉज बॉडी में तो हमारे खुद के प्रोटीन भी है, राइट। तो ब्रेन बोलता है वो वाला प्रोटीन जिसमें 17 रिंग है, 17 रिंग। अब इंसिडेंटली हमारे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल है, बीटा सेल क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है, राइट। उसका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो 17 रिंग, राइट। तो हमारी जो इम्यूनिटी है दैट गेट कंफ्यूज्ड। मैं उदाहरण देता हूं, मान लो, इमेजिन कीजिए कि आप पुलिसमैन हैं, आपकी ड्यूटी लगी है, हेड ऑफिस से फोन आता है, भाई आपके वहां पे एक चोर है, उसको पकड़िए, उसको मार डालिए। आप बोलेंगे मैं पहचानूंगा कैसे? वो बोलेगा भाई चोर के बड़े बड़े मुस्टैच हैं, मूछें हैं। तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? समझ रहे हैं ना? तो सेम गड़बड़ वही वाली होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। दैट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हमारे खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे ही सेल्स को गलती से अटैक करती है, ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून डिजीज खत्म कैसे हो सकती है? जब ये कंफ्यूजन खत्म होगा। कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा? वो वाली चीज जो कंफ्यूजन को ट्रिगर कर रही है, उसका सप्लाई को रोक दो। दूध पीना बंद किया, ऑटो इम्यून खत्म हो गया। जब वो सप्लाई चेन आ नहीं रहे तो ब्रेन बोलेगा 17 रिंग के बारे में सोचना छोड़ दो इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी वो स्विच ऑफ कर देगा, ऑटो इम्यून डिजीज, राइट। तो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, स्मॉल बेबीज, उसमें ऑटो इम्यून। आजकल देखेंगे जो बच्चे हैं, कई बार पेरेंट मदर को टाइम नहीं होता किसी भी वजह से, तो वो अपना दूध ना पिला के फॉर्मूला मिल्क पिलाती हैं, राइट। तो सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, ऊपर से बाकी और चीजें, वो फास्ट फूड टाइप चीजें हैं। तो सारा कुछ मिला जुला के तब बनता है डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट। मेरे पास ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 महीने के बच्चे, डायबिटीज टाइप 1, अनबिलीवेबल, राइट। तो बोलने का मतलब यह है कि मिल्क is a food only in the first few months of the baby, that to the mother's milk, right? अपने माँ का दूध, वो भी पहले कुछ महीने तक, राइट। किसी और के माँ का दूध नहीं, किसी और जानवर के माँ का दूध नहीं। कई बार हमारे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, जब मेरा लेक्चर था जालंधर में, कि दूध तो हम बच्चों को पिलाते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा बनता है दूध पी के, एकदम ग्रो करता है। ये सही बात है कि दूध पिलाएंगे तो बच्चा एकदम ग्रो करेगा, क्योंकि गाय के दूध में जो ग्रोथ फैक्टर है, जो ग्रोथ हार्मोन है, वो 6 गुना है इंसान के दूध से। अब गाय का बछड़ा देखिए 6 महीने में कितना बड़ा गाय बन जाता है, 100 किलो का, 200 किलो का। इंसान को अगर 100 किलो का बनना है तो कई साल लगेंगे ना, राइट। लेकिन क्या आप अपने बच्चे को गाय या भैंस बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा कुछ है तो भाई आप हाथी का दूध पिला दीजिए, और बड़ा बन जाएगा। इंसान को इंसान ही रहने दें, इंसान की स्पीड से ग्रो करने दें। किसी भी चीज की स्पीड अगर ज्यादा तेज हो तो ज्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं है। ट्यूमर, कैंसर बड़ी तेजी से ग्रो करता है, तो दैट इज अ सिकनेस, राइट। भगवान ने हर एनिमल का और हर ऑर्गन का, हर सेल का एक स्पीड ऑफ ग्रोथ तय किया है। उससे तेजी से बढ़ना या बिल्कुल ना बढ़ना, इन दिस इज कॉल्ड डिजीज। बीमारी तो इसे बोलते हैं, और हम खुद ही उसको पैदा कर रहे हैं। मैंने कल आपको एक चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट कर देता हूं, कि आप सिर्फ ये बोले कि जीवन भर तो मैंने दूध पिया है, 15 दिन के लिए मैं इसको छोड़ के देखता हूं। 15 दिन में अपने आप से पूछता हूं, 15 डेज के बाद, राइट। DIP डाइट, दैट मीन्स माइनस मिल्क, राइट। कैटरैक्ट है, ग्लूकोमा है, दिस वैनिशेस विद इन फ्यू डेज, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस स्नेक। एक बार छोड़ के देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। छोड़ के देख, इसको छोड़िए और DIP डाइट अपनाइए, ओनली देन यू विल नो व्हाट इज द डिफरेंस। गाय को लेकिन हम तो माँ मानते हैं, 4 पैरों वाली माँ। फिर क्या करते हैं उसके साथ? एस्ट्रोजन के इंजेक्शन लगाते हैं, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाते हैं, सारी एंटीबायोटिक्स उसको देते हैं, सारा वैक्सीनेशन उसको कराते हैं। क्या वो उसके दूध में नहीं आता? वो उसके दूध में भी आता है, उसको इन्फेक्ट भी करता है, और वो दूध फिर हम अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो ये कि बहुत बड़ी स्टोरी है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या दूध के साथ। दूध को हम पहले धोते थे तो हाथों से दूध को धोया जाता था। हाथों से जब दूध धोते थे तो हाथों की गर्मी से दूध निकलता था और निकल के कंटेनर में आके कलेक्ट हो जाता था बाल्टी में, जिसको हम बाल्टी को आगे ले जाते थे। आज जो दूध हो रहा है 90% मैकेनिकल हो रहा है,
किसी के पास इतनी ताकत नहीं है उसको हाथों से धोने की कोशिश करें। वो मैकेनिक्स का एक रबड़ की ट्यूब आती है, स्टील की ट्यूब, उसको लगा दिया जाता है दूध के गाय या भैंस के ब्रेस्ट पे, और उसके बाद उसको दूध को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। साथ में उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी दिया जाता है धीरे धीरे उसको स्टिमुलेट करने के लिए। उस इलेक्ट्रिक करंट और उस मेटल से होता क्या है कि वहाँ चारों तरफ पस इकट्ठा होता है और वो पस भी दूध के अंदर आ जाता है। अब अगर वो पस वाला दूध आप पी लोगे, आपको बहुत सीरियस इलनेसेस स्टार्ट हो जाएंगी तुरंत ही, लेकिन होती तो नहीं तुरंत, वो तो ड्यू टाइम लगता है। वो होती इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो पस है जब दूध में आया उसके बाद दूध का होमोजेनाइजेशन होता है। दूध को एक बहुत फास्ट स्पीड पे घुमाया जाता है चारों तरफ। जब उसको दूध को घुमाया जाता है, उस घुमाने से उस दूध के अंदर जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्मॉलर में बन जाते हैं। जैसे ही वो स्मॉलर बनते हैं तो जो गुड फैट है वो बैड फैट में आ गया। अब पहले तो ये कहानी यही गड़बड़ होगी। उसके बाद दूध का पॉस्चराइजेशन होता है। पॉस्चराइजेशन मतलब दूध को बहुत एक हॉट टेम्परेचर पे ले जाया जाता है, फिर उसको कोल्ड टेम्परेचर पे ले जाया जाता है। जैसे ही हॉट और कोल्ड पे लेके जाया जाता है, दूध का पूरा डीनेचर्ड हो जाता है। कैल्शियम डीनेचर्ड हो जाता है, मैग्नीशियम डीनेचर्ड, फास्फोरस डीनेचर्ड। अब वो अमाइनो एसिड, जो 2 अमाइनो एसिड दूध के सबसे ज़रूरी है, जिसके कारण उसको कि क्लास ए प्रोटीन मिल्क कहा जाता है, मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको क्लास ए मिल्क प्रोटीन कहा जाता है। वो जो 2 प्रोटीन हैं, एक तो थायरोसिन, एक लाइसिन, दोनों डीनेचर्ड हो जाते हैं। अब जो मिल्क आपके पैकेट में जो आपके पास आ रहा है वो डीनेचर्ड मिल्क आ रहा है, प्रोटीन नहीं बचे उसके अंदर, वो एक वाइट लिक्विड है आपके पास पीने के लिए। कैल्शियम जो होता है वो इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है जैसे ही उसको पॉस्चराइजेशन करते हैं। अब वो जो कैल्शियम जो आप दूध से पियोगे कैल्शियम के लिए कि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो वो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसकी बायोअवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा, वो जो आपको कैल्शियम चाहिए बोन्स के लिए, आपकी कैल्शियम चाहिए बॉडी की हेल्थ के लिए, वो कैल्शियम आपकी बोन से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, जिसके कारण की ऑस्टियोपोरोसिस होती है। एसिडिक, जब ये दूध पॉस्चराइज्ड हो जाता है एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो एसिडिक मिल्क आपकी बॉडी के अंदर भी एसिडिटी को बढ़ाता है। उस एसिडिटी को सही करने के लिए बोन्स से और कैल्शियम को निकाल दिया जाता है, जिसके कारण आपकी बोन्स कमजोर हो जाती हैं। अच्छा, आपको लगता होगा नहीं है। इंडिया और अमेरिका 2 ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा दूध होता है। इंडिया एंड अमेरिका केवल 2 ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के केस हैं, बोन वीक हैं सबसे ज़्यादा। और इंडिया अमेरिका लास्ट में ऐसे 2 कंट्री हैं जहाँ सबसे ज़्यादा कैल्शियम की टैबलेट्स खाई जाती हैं। अपने बच्चों को दूध के बजाय, ठीक है, शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है तो दूध के बजाय आप अपने बच्चों को सुबह दलिया खवाइए, ठीक है। व्यायाम करते हैं तो बादाम घोटकर उसको पियाइए। मैं आपको एक सच्चे जो घटना वो सुनाता हूँ। मेरा दोस्त है तो उसने 4-5 साल पहले की बात है ये, एक जगह दूध बंधवाया था। तो उस दूध में अच्छी मोटी, इतनी मोटी मलाई जमती थी, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों के अंतराल में ही उसको लगा कि ये दूध में कुछ मिलावट हो रही है। घी भी मलाई से निकालते थे तो लैब में चेक करवाया गया, तो लैब में पता चला कि उसके अंदर सरफ की और कोई तेल होता है उसकी मिलावट है। अब सोचिए, पतले से दूध को गाढ़ा बनाने के लिए, पानी को और गाढ़ा बनाने के लिए उसमें सरफ मिलाया जाता है ताकि झाग भी बने, और फिर तेल मिलाया जाता है ताकि वो सरफ की गंध आदि दब जाए, और उस तेल का भी कुछ कार्य होता होगा उसके अंदर। इस तरीके से आप सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्या क्या विनाश करती होंगी। तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा भाई, लोगों की किडनियाँ ख़राब नहीं होंगी तो क्या होगा। आपने बच्चों को जो है बादाम की तासीर गर्म होती है। जो व्यक्ति अभी तक इस चीज़ को देख रहे हैं ना, इस वीडियो को यहाँ तक, उनको बहुत लाभ होने वाला है। बादाम की तासीर गर्म होती है, लेकिन उसको आप रात को भिगो दें तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। गर्म चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। तो उसको छोलिए, बड़ा सा जो है कुंडी ले आइए और सोटा लीजिए लकड़ी का, और उसको फिर उसमें डालिए, थोड़ा सा पानी डालिए, कूटिए, उसको खूब रगड़िए 15 से 20 मिनट, ठीक है ना। पानी डालिए, रगड़िए खूब थोड़ा सा, फिर वो 20-25 मिनट तक आप उसको खूब रगड़ेंगे ना, फिर वो एक रस हो जाएगा। फिर उसको जो है तड़ड़ा लगाइए। मीठा मिलाना चाहते हैं तो चीनी मत मिलाना, खांड आती है, ठीक है ना, खांड आपको कहीं पे मिल जाएगी, तो उसको मिलाइए और उसको पीजिए। आप वीर्यवान बनेंगे, आप बलवान बनेंगे। दूध का ऑप्शन आपको दे दिया। सोयाबीन का दूध मत पीना, क्योंकि सोयाबीन का दूध आसानी से पचता नहीं है शरीर में, ठीक है ना। तो सोयाबीन को छोड़ देना। जो मैंने बताया, बादाम का ही ले लेना, दलिया खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। व्यायाम जरूर करना, तभी बादाम के दूध का आपको फायदा मिलेगा। आप व्यायाम करेंगे तो काफ़ी हद तक जो विष होता है ना हमारे शरीर में, पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए व्यायाम जरूर करना चाहिए,
ठीक है ना, क्योंकि आप चाहे कितना बचाव कर ले, थोड़ा वो जहर तो आपके शरीर में जाएगा। यदि आप व्यायाम करेंगे तो आप उस जहर को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे उन्होंने दूध बंद किया, ही गॉट क्योर्ड इमीडिएटली। तब फिर मेरा और ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट इस पे आने लगा और फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और सबसे पहला काम तो ये किया कि एंड आई थिंक इसमें डॉक्टर सविता, माय वाइफ, शी हैज़ गिवन मी लॉट ऑफ सपोर्ट कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी हैज़ नॉट टेकन, बिकॉज डॉक्टर एडवाइस for calcium, please take milk. Child needs milk. But she was knowing that I should not take milk. For calcium, I must go for nuts. I want to give to the people also. मुझे एक बात जो आप लोगों को बतानी है, जो मैं अपने आप से भी क्वेश्चन करता हूँ, परमात्मा ने ऐसी हमारे खाने में क्या कमी रख दी है कि हमें पंचगव्य तक जाना पड़ जाता है। हमें एक घास का जूस पीना पड़ता है, हमें नॉन एडिबल एलोवेरा जैसे जूस को अपने हेल्थ मेंटेनेंस के लिए यूज करना पड़ता है। क्यों? हमारे फ्रूट्स, हमारे नट्स, हमारे वेजिटेबल्स, हमारे सैलड्स, क्या उसके अंदर ये सब कुछ नहीं है कि जिसके लिए हमें जानवरों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, कि हमें एनिमल की तरफ जाना पड़ेगा? What we are lacking, why we are running after all these things? Because what we are doing, you know, actually what we are doing, हम एक तरफ ऐसा न्यूट्रिशन अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारे बॉडी में सीवियर डेफिशिएंसी और सारा ब्लड केमिकल इम्बैलेंस, सारी केमिस्ट्री इम्बैलेंस हो जाए, और बाद में हम उसको रिप्लेनिश करने के लिए देन वी गो आफ्टर सम अदर थिंग्स, कि अब आप कैल्शियम के लिए ये खाइए, बी कॉम्प्लेक्स के लिए ये खाइए, और विटामिन सी के लिए ये खाइए। तो आपने पका पका के विटामिन सी खराब क्यों कर दिया भैया? आपने किसी आहार को, आपने इफ यू कुक ए प्रोटीन, इमीडिएटली इट बिकम्स सो हार्डन दैट बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, इट बिकम्स कोगुलेटेड, देन हाउ योर, तो फिर आप जाके कहते हैं अब दूसरा प्रोटीन सोर्स सप्लाई करो जी, इससे बॉडी को नहीं मिलता है। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, नो, वी आर डैमेजिंग द फूड बाय प्रोसेसिंग एंड बाय कुकिंग, एंड देन वी आर सप्लाइंग इन अदर थिंग्स, कि अब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स खाओ जी। व्हाई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स? दुनिया में किसी को भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत नहीं है। आई नेवर ड्रिंक व्हीट ग्रास, आई नेवर टेक एलोवेरा। व्हाई आई शुड टेक? बिकॉज आई हैव बिलीफ इन माई गॉड, ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग फॉर मी। मैं राजभोग की तरह खाता हूं, जो टेस्ट है, जिसमें स्वाद है। भगवान ने हमारे लिए तीन चीजें पैदा की है, सुंदरता, सुगंध और स्वाद। जिस भोजन में है वो आपका खाना है। तो मेरे लिए कोई कमी नहीं है। इसीलिए क्या है मालूम है, ये पंचगव्य की बातें करते हैं। देखिए मैं तो ब्राह्मण परिवार से हूँ। मेरे परिवार में कोई भी पाप कर दे हम लोग, यानी कि बोलते ना, कोई बदमाशी कर दे, तो पंचगव्य पिलाते थे मुझे बचपन में। मुझे समझ में नहीं आता कि जानवरों के उस तक जाने की क्या जरूरत है। आपको गाजर का जूस नहीं मिलता पीने के लिए? आपको एप्पल जूस अच्छा नहीं लगता कि आप गाय का यूरिन पीना पसंद करेंगे? कैंसर हो जाएगा तो एक एप्पल जूस पीना पसंद नहीं करेंगे? तो मेरा कहने का मतलब है कि व्हाट वी आर लैकिंग एंड व्हाई वी आर रनिंग आफ्टर सो मेनी थिंग्स, एंड व्हाई नीड वी नीड हर्ब्स आर मेडिसिन्स, दे मस्ट बी यूज्ड एज ए मेडिसिन, नॉट एज ए लाइफस्टाइल। ये मेरा कहना है उसके बारे में। हाँ जी, सी व्हाट, देखिए मैंने अपनी किताब जो अभी इस बार प्रीफेस में नहीं आया है, मैंने उसमें लिखा है कि प्लीज आप किसी भी साइंटिफिक स्टडीज को 100% इमीडिएटली मान के मत चलिए, क्योंकि आज की साइंटिफिक स्टडी कल की फैलेसी बन जाती है। तो इसीलिए फॉलो योर कॉमन सेंस। आई एम फॉर कॉमन सेंस एक्चुअली। सो यू जस्ट, आप है ना ये सोचिए कि एक गाय के किसी भी दूध के अंदर एक क्या केमिकल्स हैं, वो किसके लिए डिजाइंड है? वो आपकी बॉडी में जाके क्या चुपचाप बैठ जाएगा? क्या बॉडी विल नॉट रिएक्ट टू इट? नहीं, ऐसा नहीं है। नो, सी वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जो ह्यूमन फूड है, फ्रूट्स एंड नट्स, you will be surprised to know it is 100% properly digested inside the body, and what is thrown out, you know, that is only fiber and the seeds, that's all. हमारी आंतों में से फाइबर और सीड्स निकलने चाहिए। हम एक हाथी के, घोड़े के, हम उसके फीसस को उठाकर आराम से रख देते। क्यों? क्योंकि उसकी घास का पूरा डाइजेशन होता है, सिर्फ फाइबर निकलता है, इसलिए हम उसको बड़े आसानी से उठा लेते हैं।
हमारे मोशन में क्या प्रॉब्लम मालूम है? अनडाइजेस्टेड स्टार्चेस, फर्मेंटेड प्रोटीन्स, उसके कारण हमारे फीसस में बदबू होती है। सो इसीलिए, और एंड वी हैव टेकन एज ए नॉर्मल, हम समझते हैं कि तो नॉर्मल है, फीसस में तो बदबू होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं होती है। Ma'am, honestly, make a silent killer. It was honestly very shocking to me actually, because I'm an engineer and along with that I'm a good sports person also, and I'm pure vegetarian. So my day starts with at least half liter of milk. So I mean, when I came to know about this book, so just out of that curiosity only I'm sitting here. Just wanted to know exactly. I mean, is there any scientific basis? I mean. Is it kind of that your experience, based of some experience that you're telling about this thing, or exactly can you explain some chemistry that what is affecting our biological chemistry inside our body, which like animal milk, like cow milk, is hampering with or affecting? And moreover, it is more of quality of milk, like that we are on daily basis we are getting this contaminated in the packet and all, or quantity of milk that we should take, not go beyond the limit or something. And then third is like milk is said to be such a perfect food. I mean, we are getting so much of calcium, then vitamin D, and so many things. For a pure vegetarian like us, where should we go then? I mean, I told you, I mean, there's including Dhoni, Indian captain. I mean, he always comes with in so many ads also that I mean, his day also starts with milk and then he finishes his day also with the milk only. So actually, what is the solution for us? Where should we go? Because everything in the daily routine life is so much contaminated. So is the contamination part, quantity part, quality part, or what is that we should be careful about? See, sorry. We are born by humans, and why we want to get nourished by animals? Why we are looking at the animals? Do we don't have nuts? Why you don't believe in nuts? Because we have not led to believe like this. You have coconut. I will just quote an example. One of a gentleman, I think Karthikeyan also may be knowing. You have heard that? He's from Sir Salem. He has shown on the stage. नहीं protoplasm नहीं. He's living on the coconut, no? हाँ. नहीं अभी जो वहाँ पे आए थे world conference में. No. He's some different person because some 25 years back I met this person in Bangalore in some conference. At that time, what he did 500 push-ups, 500 push-up at a stretch. उन्होंने करके बता दी, ये बताने के लिए कि the more lesser the toxic will be the body, the more energy you can bring out. Good afternoon. Good afternoon. As you said, milk is a bad for health. There are 4 white things: maida, sugar, salt. Milk, maida, sugar and salt. Milk is also not Yeah, good. I knew that question will come. Milk is a poison, I'll tell you why. It's a very long story, but I'll make it short. Milk by definition, हम किसी भी चीज़ को अगर पहचानना है तो उसका एक वर्णन करना चाहिए. तो मैं दूध का वर्णन करने जा रहा हूँ. Milk by definition is a liquid, easily digestible, sterile suspension of carbohydrate, protein, vitamin, mineral, fat, and in water. And the ingredients are arranged in the proportion to the needs of the infant of that species. इसका मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो दूध एक ऐसी चीज़ है जो लिक्विड है, जो शुद्ध है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल का समावेश है पानी में, और इनका जो प्रपोर्शन है, जो इन सब चीज़ों का जो प्रपोर्शन है वो उस स्पीसीज़ के शिशु के अनुकूलता के अनुसार ही बना है. मतलब भैंस का दूध भैंस के लिए अनुकूल, गाय का दूध गाय के लिए अनुकूल, बकरी का दूध बकरी के लिए अनुकूल, और इंसान का दूध इंसान के लिए अनुकूल. और इसने कुदरत ने ये खुराक बनाया ताकि वो शिशु जब तक बड़ा हो जाए, दैट लिटिल इन्फेंट ऑफ दैट स्पीसीज बिकम्स ग्रोन अप and is able to find and eat adult food. He is given ready-made food in an easily digestible manner. That is the definition of milk. अब
इंसान जब जन्म लेता है वो अपनी माँ का दूध लेता है. ही टेक्स हिज मदर्स मिल्क. After 2 years, his mother get tired of feeding him. She says, now I give him milk from the outside. And she brings buffalo's milk and she feeds the child buffalo's milk. That child is so small and a buffalo's child is so big. The buffalo's milk contains so much protein, so much fat, because the buffalo has to grow to 2,500 pounds. A little baby gets this milk, he can't digest it, it becomes fermented and he vomits. So as soon as he vomits, you take him to the pediatrician and the pediatrician says, I think he has got gastroenteritis, and you give him medicines. You give him an antibiotic, he takes antibiotic, he becomes more weak. Again you give him milk, again he gets loose motions, again you go to the pediatrician, and his childhood is ruined with antibiotics and medicines. उसके बाद अगर उसको ये दूध पेट में कुछ नहीं हुआ तो वो खून में जाएगा, खून में हजम नहीं होगा तो उसका बलगम बनेगा, और बलगम इज म्यूकस एंड म्यूकस मस्ट गेट आउट ऑफ द बॉडी, सो इट कम्स टू द नोज एंड इट स्टार्ट्स टू कम आउट फ्रॉम द नोज एंड वी कॉल दैट कोल्ड. द चाइल्ड हैज़ गॉट अ कोल्ड, सो यू टेक अगेन पीडियाट्रिशियन एंड ही गिव्स मेडिसिन फॉर कोल्ड. इफ द कोल्ड इज सो बैड इट बिकम्स अ कॉफ, it becomes asthma, it becomes skin eczema, it becomes white discharge in a grown-up lady, it becomes loose motions in a grown-up young adult, and mucus will come out. If you block it from here, it will come out from there. If you block it from there, it will come out from there. If you don't let it come out from anywhere, it will build the pressure and your blood pressure will go up and diabetes will go up. Now, nobody recognized that this is all because you can't digest milk. They say he's got so many diseases. He got cold, season change, cold happened, he's got asthma, don't give him this, don't give him, but give him milk. Stop the milk, and within 15 days, all the disease goes away. And then I see, there is no need to give milk. Then people say, old people come to me walking like this. And I say, what's the matter? I got very severe arthritis. Then I asked them, what do you eat? I have 2 cups of tea in the morning. How much milk in the tea? Is a full milk. Why full milk? Doctor said, I need calcium for my arthritis. I said, how many years you drinking milk? He said, from childhood. I said, this arthritis came in spite of drinking milk. I said, have you ever thought of stopping milk? He says, no, my doctor said you have to drink milk for calcium. मैंने उसको कहा, अब मुझे जाओ और बाहर जाके बोलो, मुझे 10 लोग दिखाओ जो दूध पीते हैं जिनको आर्थराइटिस नहीं है, और मैं आपको 10 लोग बताऊंगा जो दूध नहीं पीते हैं और उनको आर्थराइटिस नहीं है. They can't find one person. And after that I decide that milk is poison. Milk is not poison if it comes from your mother. If it comes from someone else's mother, it's poison. Some other animal is poison. This is not the end of the story. Now milk is a business. आज दूध एक बिजनेस बन गई है, डेयरी बन गई, और डेयरी में एक गाय या एक भैंस को एक मशीन माना जाता है. ये दूध बनाने वाली मशीन, इसके 35 लीटर आते हैं, इसके 45 लीटर आते हैं, इसके 45 लीटर्स यू गेट इन अ डे. सो द बफेलो इज गिवन इंजेक्शन सो इट बिकम प्रेग्नेंट. Those hormone injections make her pregnant. When she becomes pregnant, she is given injections so that she carry the pregnancy for full time. When the baby is born, she is given injection to make more milk. When she make more milk, the udder becomes so big. उसका स्तन जो है वो इतना भारी हो जाता है कि उसमें दूध जम जा सकता है, और जमने के बाद उसे बहुत दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और उसकी जान भी ले सकता है. तो वो न होने के लिए उसको पहले से एंटीबायोटिक दिया जाता है. अब बच्चा पैदा करने के लिए हार्मोन, दूध पैदा करने के लिए हार्मोन, और कंजेशन से बचने के लिए एंटीबायोटिक, ये तीनों चीज़ दूध में आती है, और वो दूध हम पीते हैं, और हमें वो हार्मोन्स मुफ्त में मिलते हैं. और फिर आज अगर आप देखो तो कैंसर कहाँ होता है? स्तन में होता है, प्रोस्टेट में होता है, सर्विक्स में होता है, यूट्रस में होता है, ओवरी में होता है. ये पांचों इन हार्मोन पे निर्भर है, और अगर हम इसका सेवन न करें तो हमें ये हार्मोन कहीं से नहीं मिलेगा.
तो ये और एक कारण है कि दूध जहर है। तीसरा, वो दूध जो बनता है वो दूध हमें जैसा था वैसा नहीं मिलता है। फैक्ट्री में उसको गर्म किया जाता है क्योंकि वो कीटाणु मारना चाहते हैं। एक बार उसको गर्म कर दिया तो विटामिन बी और विटामिन सी नष्ट हो गए। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि दूध में चर्बी है, इसलिए हमारे शरीर में हमारी खून की धमनियाँ, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है। सो दूध की चर्बी निकालो, तो उसको दूध की चर्बी को निकाला जाता है। स्किम मिल्क, वी रिमूव द फैट फ्रॉम द मिल्क। When you remove the fat from the milk, all the vitamins dissolved in the fat are also gone. Vitamin A, D, E and K. So now what has been removed? Vitamin A, D, E, K, B and C. All are removed. 2 by heating and 4 by skimming. And fat is removed. What's left? Only carbohydrate and protein. Now carbohydrate and protein in water is not called milk. So it's not milk that we are drinking. We are not drinking milk. We are drinking something else. So, I hope that answers your question. Yeah. What will you say about lassi and dahi? Lassi and dahi. This is my point. एक लस्सी बनती है सीधा दूध से, दूसरी लस्सी बनती है सीधा गांव में दूध गर्म किया, उसको रेड किया, लाल किया, उसको मिट्टी के बर्तन में गर्म किया, उसके बाद जमाया। इज इट हार्मफुल फॉर द बॉडी? ना, दही अगर दूध शुद्ध है, अगर दूध शुद्ध है सर, दूध शुद्ध है। नहीं, 1 मिनट, दही लस्सी दूध से बनती है ना? यस। बस तो दूध की बात पहले करनी पड़ेगी। यस। अगर दूध शुद्ध है, आप गांव में रहते हैं, आपकी गाय है, आपने उसको कोई दवाई नहीं, कोई हार्मोन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, वो खुशहाल से बच्चा पैदा किया और उसने दूध दिया और उसका एक्स्ट्रा दूध आपने ले लिया, तो वो दूध जायज़ है। वो दूध को लस्सी में परिवर्तित करो, दही में परिवर्तित करो, पनीर में परिवर्तित करो, तो वो हजमे के लिए आसान है। लेकिन इंसान को मेहनतू होना पड़ेगा। जो शारीरिक श्रम करता है वो उसे हजम कर सकता है, जो बैठ के पीता है उसको नहीं हजम होगी। सो एक तरफ इंसान को श्रमिक होना है, शारीरिक श्रम, और दूसरी तरफ दूध को प्योर होना चाहिए।